हेलो सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, राजा विक्रमादित्य के टाइम की। राजा विक्रमादित्य एक भले राजा और न्यायप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा का सबको एक समान रखते, सभी गरीब और अमीर को साथ लेके चलते। उनके महल के पास ही एक मंदिर बना रखा था शिव जी का, और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो शिव जी के मंदिर के लिए उन्होंने एक पुजारी रखा था, और उस पुजारी को उन्होंने शादी भी करवा दी। शादी करवाने के बाद पुजारी और पंडितानी दोनों मंदिर के पास ही एक मकान बना के दे दिया, उसमें रहते और सुबह शाम दोनों टाइम शिव जी की पूजा करते। ऐसा करते करते राजा की एक लड़की थी जो शादी लायक हो गई। तो एक दिन पंडित को बुलाया राजा ने और कहा, राजा पंडित जी जाइए, कहीं से मेरी लड़की के लिए योग्य वर ढूंढ के लाइए। जब पंडित ने कहा, महाराज पंडितानी मेरे बिना खाना भी नहीं खाती, मेरा मुंह देख के बिना खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, और मैं उसको छोड़ के कैसे जाऊं। तब राजा ने कहा, कोई बात नहीं, इसकी भी व्यवस्था हम करवा देंगे। तो राजा ने कुछ चित्रकार बुलाए और पंडित जी का फोटो दीवार में चित्र बना दिया, और पंडितानी से बोल दिया कि ये चित्र देख के आप खाना खाइए और पानी पीजिए। पंडित जी मेरे कुछ पर्सनल काम से बाहर जा रहे हैं। फिर पंडित जी को कहा, अब पंडित जी निश्चित होकर जाइए, मेरी लड़की के लिए कोई सुंदर रिश्ता ढूंढ के लाइए। तो पंडित जी चले गए। कुछ दिन हो गए उस बात को। पीछे एक दिन क्या होता है, पंडितानी पूजा कर रही है और उसी टाइम में पंडितानी के घर में आग लग जाती है। आग लगती है, पंडितानी पहले तो पता चलता नहीं, उसके बाद वो बाहर भागने की या चिल्लाने की वजह पंडित जी के चित्र के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कहती है, पंडित जी बाहर निकलिए, घर में आग लग गई है। अब चित्र में से कैसे पंडित निकले। और फिर देखती है पंडित जी बाहर नहीं निकल रहे, तो मैं भी साथ में ही जल जाऊंगी। ऐसा सोच के वो अंदर ही जल जाती है बिना सिलाए। अंदर ही जल जाती है। और इस बात का पता जब राजा को चलता है तो राजा बहुत दुखी होता है और कहता है, अब पंडित आएगा तो पता नहीं मुझे क्या श्राप देगा, क्या नहीं कहेगा। इस बात के लिए वो सभी राज दरबारियों को इकट्ठा करता है, ज्योतिष बुलाता है और कहता है, अब इस पंडितानी को जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का कोई उपाय बताओ। तो उनमें से कुछ लोग, जानकार लोग, कहते हैं कि ये अमृत कलश से भी जिंदा हो सकती है, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। अब पंडित जी की पत्नी अमृत कलश से ही जिंदा हो सकती, तो राजा ने सोचा इसे कहाँ मिलेगा, कैसे लाऊं। ये सोचते सोचते उन्होंने किस पे भरोसा करूं, कौन लाएगा, ऐसे करते उन्होंने एक दिन मंत्री जी को अपने राज्य का राज्यभार संभाल दिया और खुद अमृत जल लाने के लिए निकल गए जारी लेकर। अब 3-4 दिन चलने के बाद आगे एक गांव में एक दिन राजा जा रहे थे, तो उन्होंने एक घर के पास से निकलते टाइम एक बुढ़िया को रोते हुए सुनाई दिया। बुढ़िया रोती हुई सुनाई दे रही थी और साथ में अच्छे अच्छे पकवान बनने की खुशबू भी आ रही थी। तो राजा ने सोचा, एक पकवान बन रहे और एक साइड रो रही, ये क्या बात है। राजा ये सोच के उनके घर के अंदर चले जाते हैं। देखते हैं बुढ़िया हलवा बना रही है, हलवा मतलब शीरा।
और रो भी रही है। तब राजा उसे पूछते हैं, माँ तुम हलवा बना रही हो, रो क्यों रही हो? हलवा बनाना तो खुशी का काम है और ये तो खुशी के टाइम में ही बनाया जाता है। तब बुढ़िया कहती है, बेटा तूने मुझे माँ कहा है तो मैं तुझे बता ही देती हूँ कि बहुत काफ़ी समय पहले की बात है। हमारे गांव में एक राक्षस आया, वो लोगों को पकड़ पकड़ के खा रहा है। तो गांव वालों ने इकट्ठा होके राक्षस के पास गए और उन्होंने एक नियम बनाया कि हर रोज़ एक आदमी तय किए हुए निश्चित स्थान पर आएगा और आप उसे खा लीजिए और आप हमें तंग न कीजिए। तो उन गांव वालों की बात राक्षस ने मान ली। वो निश्चित समय पे निश्चित स्थान पे आके अब एक गांव वाले को लोग भेज देते और राक्षस भी निश्चित टाइम और निश्चित स्थान पे आके उसे खा लेता है। तो आज बेटा मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ। वैसे तो मेरे दो बेटे हैं, एक तो राजा करण के पास नौकरी करता है और ना कभी घर आता है, वहीं रहता है, ना राजा आने देता है। और मेरे पति को तो जब पिछली बार बारी आई थी मेरे घर से मतलब किसी मनुष्य को राक्षस के पास जाना, उस टाइम में राक्षस ने खा लिया था। अब मेरे पास एक बेटा है, उसके भरोसे मैं जिंदा रहती हूँ, उसे भी आज उसकी भी बारी है। तो ये बात सुन के राजा कहता है, बस माँ जी इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए कौन रोता है। तब राजा बुढ़िया को कहते हैं, बुढ़िया कोई बात नहीं, आज मैं चला जाऊंगा तेरे बेटे की जगह स्थान पे। तब बुढ़िया कहती है, क्यों मजाक कर रहे हो, मौत के मुंह में कोई नहीं जाता है। राजा फिर कहता है, सच में मैं चला जाऊंगा तेरे लड़के के स्थान पे, तुम रो मत, चुप हो जाओ। ऐसे बुढ़िया और राजा बात करते हैं, तब तक गांव वाले आ जाते हैं, जो हमेशा की तरह साथ में जाके वो निश्चित स्थान पे आदमी को छोड़ के आते थे और सुबह वहाँ से अस्थियों को उठा के पानी में बहा देते थे। गांव वाला आया और बुढ़िया को कहा, बुढ़िया बेटा कहाँ है? उसको हलवा पूड़ी खिला के तैयार कर दे, फिर हम जाते हैं राक्षस के पास छोड़ के आ जाते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, अंदर आ जाओ। गांव वाले अंदर आए और सबने वहीं बुढ़िया के पास बैठ के हलवा पूड़ी खाई। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि तेरे बेटे की जगह आज मैं जाऊंगा राक्षस के पास। तो गांव वालों ने मना कर दिया, नहीं बुढ़िया तेरे बेटे की बारी है और तेरा बेटा ही चलेगा, गांव में मेहमान आए हुए को हम नहीं भेज सकते राक्षस के पास। फिर राजा ने कहा, नहीं मैं बुढ़िया को वचन दे चुका हूँ और आज तो मैं ही जाऊँगा राक्षस का निवाला बनने के लिए। तो राजा के अड़ने पर गांव वाले भी मान लेते हैं और राजा को लेके निश्चित स्थान पे चले जाते हैं। गांव वाले वहाँ राजा को छोड़ के गांव वालों को पता नहीं है कि भाई राजा है, बस छोड़ के चले आते हैं। तो वो तो राजा था, उसके पास ढाल तलवार सब कुछ शस्त्र अस्त्र थे, वो तो इंतजार में था कब राक्षस आए और कब मारो। जब राक्षस का टाइम हुआ तब राक्षस आया, तो राजा तो पहले से ही तैयार ही बैठा था। आते चटाक से उसकी गर्दन को काट दिया, राक्षस की गर्दन को काट दिया और सिर को अपने सिरांते रख के सो गया। रात पर राजा वहीं निश्चित स्थान पे ही सोते रहे। सुबह होते ही गांव वाले गए वहाँ, तो देखा कि राक्षस को मार रखा है और राजा आराम से सो रहे हैं। तो गांव वालों ने ये देख के बहुत खुश हुए और सभी लोग उठा के राजा को लेके आए गांव में और सारी बात बताई कि भाई राक्षस को मार दिया, आज के बाद किसी को राक्षस का निवाला नहीं बनना पड़ेगा। गांव में सब मतलब अमल अमल लेते हैं, हलवा पूड़ी बनाते हैं, खाते हैं, अताई करते हैं। राजा फिर कहता है,
अब ठीक है, आप लोग बैठिए, मुझे मेरे काम जाना है। ऐसा कह के वो अपने काम के लिए राजा रवाना हो जाता है। राजा वहाँ से राजा कर्ण के राज्य में चले जाते हैं। वहाँ जाके धीरे धीरे उस बुढ़िया के बेटे का पता करती है, जो बुढ़िया ने कहा था कि मेरा बेटा राजा कर्ण के पास रहता है। पता करने पे धीरे धीरे पता चलता है कि ये है बुढ़िया का बेटा है। उससे कहती है कि तेरी माँ के पास जाकर आया था और उन्होंने कहा मेरा बेटा मुझे मिलने नहीं आता। तब उसने बुढ़िया के बेटे ने राजा को बताया कि भाई मेरा काम भी छोटा सा है, फिर भी मुझे राजा कर्ण छुट्टी नहीं देते कि तू घर जा। मेरा काम है रात को राजा के पलंग का पहरा लगाने का। पलंग के रात को पहरा लगाता हूँ 2 घंटे के लिए, इतना ही काम है, फिर भी मुझे छुट्टी नहीं देते, तो मुझे यहीं रहना पड़ता है 100 घंटे। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा आज राजा का पहरा मैं लगाऊंगा, तुम घर जा और तेरी ड्रेस मुझे दे दे। तो बुढ़िया का बेटा उस बात को मान गया और राजा विक्रमादित्य को अपने कपड़े दे दिए और खुद घर चला गया अपनी माँ के पास। जब रात हुई, विक्रमादित्य उस चौकीदार की ड्रेस पहन के राजा के पलंग के पास जाके खड़े हो गए। और उस जिस टाइम राजा आए तो राजा का तो एक रोज का नियम था और काम था, वो काम के लिए पलंग के पास आके 5 मिनट सो के वहाँ से रवाना हो गए। जब राजा कर्ण रवाना हुआ तो विक्रमादित्य सिंह जो चौकीदारी कर रहा था उस दिन बुढ़िया के लड़के की जगह, उसे भी पता करना था कि राजा रात को कहाँ जाता है, राजा कर्ण रात को कहाँ जाते हैं। तो विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे राजा के रवाना हो जाता है। तो विक्रमादित्य धीरे धीरे चलते चलते एक बाग में पहुंच जाते हैं। बाग में जा देखते हैं तो एक खूंटे के एक बकरी बंधी हुई थी और एक तेल का कुड़ा में मतलब तेल उबल रहा था। तब राजा विक्रमादित्य सिंह जाते ही बकरी के पास कपड़े सारे रख देते हैं अपने उतार के, और जो कुड़ा में तेल उबल रहा है उसमें डुबकी लगा देते, कूद जाते हैं। जैसे ही कूदते हैं तो बकरी जो बंदी थी वो राक्षस का रूप लेती है और राजा कर्ण को जैसे वो भुना हुआ होता है उसको बाहर निकालती है और पूरा राक्षस वो उनके पूरे शरीर को खा जाता है। खाने के बाद उसके पास एक अमृत जल की जारी होती है राक्षस के पास, उससे वो वापस राजा कर्ण को जिंदा कर देता है उसकी अस्थियों को। और राजा कर्ण जब जाता है ना पलंग से तो अपने साथ लोहा लेके जाता है कुछ, उस लोहे ऊपर जब उस राक्षस के पास स्पर्श पत्थर होता है उससे टच करके वो लोहे को सोना बना के राजा कर्ण को दे देता है। ये करके राजा ने लोहे का सोना बना लिया और वापस आ गए। तब उस लड़के की जगह जो चौकीदारी कर रहा था विक्रमादित्य सिंह, उसने पूरी घटनाक्रम को देखकर समझा। जब दूसरे दिन राजा कर्ण उसी बकरी के पास गए बाग में, जैसे ही उन्होंने तेल के अंदर डुबकी लगाई, जो राजा कर्ण ने कपड़े खोल के रखे हुए थे वो कपड़े राजा विक्रमादित्य लेके वहाँ से महल में वापस आ गए। आके जो पलंग के पास खड़ा होना है वहाँ पे चुपचाप खड़े हो गए और राजा कर्ण के कपड़े एक साइड में कर दिए, मतलब छुपा दिए। जैसे ही उस राक्षस ने राजा कर्ण को बाहर निकाला तेल से और खा खू के वापस अमृत कलश से साँटा दे के जिंदा किया, तब राजा कर्ण इधर उधर देखते हैं उनको कपड़े नहीं मिलते। उनके कपड़े नहीं मिलते तो देखते हैं रात है, रात ही महल में चला जाता। तो राजा कर्ण अपने महल में आ जाते हैं बिना कपड़े के, और दूर से ही चौकीदार को आवाज़ लगाते हैं
कि मेरे पलंग से दूर हट जा, तेरे कमरे में चला जा, मैं आ रहा हूँ। तब जो चौकीदार के वेश में था राजा विक्रमाजीत सिंह, वो वहाँ से हट जाते हैं और राजा करण अपनी जगह पे आके सो जाते हैं। तो दूसरे दिन जब राजा करण मतलब की बारी होती है वही बाग में जाना है, उससे पहले ही जो चौकीदारी करता है विक्रमाजीत सिंह, वो राजा करण के कपड़े पहन के वहीं बाग में जाके बकरी के पास उनके कपड़े उतार के रख के खुद उस तेल के उबलते हुए कड़ाह में कूद जाते हैं। हाँ, कूदने से पहले दिन भर वो अपने शरीर पे नमक मिर्ची लगा के मतलब शरीर को चटपटा बना के नमकीन बना के रखा हुआ होता है, और फिर राजा करण से पहले ही कूद जाते कड़ाह में। और जब बकरी बना हुआ राक्षस का पूरा शरीर उसको राजा विक्रमाजीत सिंह को बाहर निकालता है और खा जाता है। खाने के बाद जब अमृत कलश से सींटा देके जिंदा करता है और कहता है, आज तो तेरा शरीर बहुत ही नमकीन था करण, अब बोल, आज मैं खुश हूँ तेरे से, तुझे क्या चाहिए इनाम में। तब राजा विक्रमजीत कहता है, मुझे एक तो चाहिए अमृतसर की ये जारी आपके पास है वो, एक चाहिए आपका पारस पत्र, दे सकते हो क्या। राक्षस ने तो अपने वचन दिए होते, क्या तू मांग। तो उसने पारस पत्र और अमृत कलश की जारी दोनों ही राजा विक्रमजीत को दे दी। और फिर दोनों चीज देने के बाद राक्षस के पास कुछ बचा नहीं था, उन्होंने तेल की कढ़ाई को उल्टी की और वहां से सल्ता बना। और जब राजा विक्रमजीत सिंह को अपना अमृत कलश की जारी मिल गई तो वो लेके अपने राज्य वापस आए और उस ब्राह्मणी को जिंदा कर दिया। पंडितानी को जिंदा करके अपना राजपाट किया। और जब पंडित आए तब पंडितानी सही सलामत थी, तो उनको कोई शराब वराब नहीं मिला। और पंडित अपने राजा विक्रमाजीत सिंह की लड़की के लिए रिश्ता भी ढूंढ के लाया। वहाँ पे उन्होंने राजा विक्रमाजीत सिंह ने शादी करवाई। फिर प्रजा के साथ वैसे ही रहे जैसे पहले रहते थे। बहुत ही लोकप्रिय राजा था विक्रमाजीत सिंह। तो दोस्तों, हमारी यह बात पसंद आई हो